उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यूपी उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, यूपी में पहाड़ों की बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसका असर जो है वो संपूर्ण उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। पंजाब हरियाणा में 5 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। तो यूपी उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक कड़ाके की ठंड है। यूपी में पहाड़ों की बर्फबारी का असर दिख रहा है। उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पंजाब हरियाणा में भी 5 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में भी ठंड का कहर लगातार बढ़ता हुआ, तो ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो संपूर्ण उत्तर भारत और उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक ठंड का सितम बढ़ता हुआ, यूपी में भी पहाड़ों की बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पंजाब हरियाणा में भी 5 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार ठंड का सितम बढ़ता ही जा रहा है और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी का और पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम जगह पर ठंड का सितम जारी है। और इस बीच हमारे साथ महावीर राणा जो है वो उत्तरकाशी से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तो महावीर, उत्तरकाशी में अभी किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? ठंड से बचाव के क्या कुछ इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं? हाँ जी, मैं बता दूं, जब तक उत्तरकाशी की बात है, उत्तरकाशी में ठंड का कहर जारी है। रात को जो जो पाला गिर रहा है, उस पाले के कारण जो है सुबह शाम बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। ठंड के कारण जो है जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त है, क्योंकि यहाँ पे जो है, मैं बता दूं, जो उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति है, ये गंगा और यमुना वैली में है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अक्सर यहाँ पे धूप आजकल कम आती है। धूप कम आने के कारण जो है ठंड का कहर लगातार जारी रहता है। जब तक यहाँ पर आपने दूसरा जो सवाल आपका कि क्या व्यवस्था है, तो यहाँ पे जिलाधिकारी खुद जो है रात को जो है दौरा कर रहे हैं। जो जिला मुख्यालय है, जो ब्लॉक स्तरीय क्षेत्र है, उन जगहों जा रहे हैं और जो बाहर लोग सोते हैं, उन लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचा रहे हैं, उनके अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशासन लगातार जो है इस ओर ध्यान दे रहा है, क्योंकि जो ठंड है ये बहुत कड़ाके की ठंड है। और ठंड के कारण मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं, उन पे ज्यादा असर कर रहा है, क्योंकि इससे फीवर बुखार भी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इस समय दिसंबर का महीना है, तो दिसंबर में लगातार जो है पहाड़ों में जो है जो बर्फबारी हुई है, 3000 फीट में जो बर्फबारी हुई है, भले जो निचला इलाका है वहां बर्फबारी नहीं हुई, वहां सिर्फ पाला गिर रहा है, मगर जो 3000 वाली हाइट में जो बर्फबारी हुई है, उसके कारण जो है निचला इलाका जो है काफी ठिठुर रहा है। जी मनीषा। बिल्कुल, चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। ईशा, चंडीगढ़ और पंजाब में किस तरह की स्थिति बनी हुई है और ठंड के बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में इससे ठिठुरन बढ़ चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों तक शीतलहर चलेगी और साथ ही साथ धुंध भी सुबह और शाम रहेगा। और यहाँ पर देखिए लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते शीतलहर लगातार यहाँ पर चल रही है, जिसके चलते इसका असर आम जनजीवन में भी पड़ा है। और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है, उसके मुताबिक शिमला से भी ज्यादा ठंडा पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ इस बार रहा है। न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। वहीं शिमला की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के 18 जिलों में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा और इसके अलावा 23 तारीख का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये संभावना जताई गई है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहां पर बारिश हो सकती है। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो फतेहगढ़ साहिब सबसे ठंडा जिला रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम साथ लगते सूबे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा रहा है और यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और देखिए मेरे साथ कुछ यहाँ पर लोग भी हैं, क्योंकि जो लगातार ठंड बढ़ती जा रही है इसका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ा है। नौकरियों में आप लोग जाते हैं, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और अगर सुबह शाम की बात करें तो घना कोहरा रहता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी मुश्किलें आ रही है इसको लेकर? मुश्किल आ रही है जी, सुबह शाम दोनों टाइम सर्दी पड़ रही है जी, दिन में धूप निकलती है जी, और क्या बोलना है जी। सर ये बताएं, यातायात को लेकर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है कि सावधानी बरतें, यातायात के समय किस तरीके की आप लोगों को दिक्कत आ रही है और जिस तरीके से ठिठुरन बढ़ी है कितना असर पड़ा है इस जिंदगी? काफ़ी दिनों से ठंड की वजह से तकरीबन हफ्ते 10 दिन से ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से निचली इलाकों में, समतल इलाकों में ठंड ज़्यादा है, जिसके कारण धुंध आ जाती है और आने जाने में ड्यूटी टाइम इतना होता है कि धुंध के आगे हम ज़्यादा दिखाई नहीं देता, इसलिए थोड़ा सावधानी से चलना पड़ता है। और ठंड कोहरे का थोड़ा ये है मैडम, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी कोहरा पड़ेगा, फसलों को भी काफ़ी फायदा होगा। एक धुंध की वजह से फसलों को ग्रोथ करेंगी, गेहूं की फसल आने वाली है, इसलिए तो ठंड भी ज़रूरी है और गर्मी भी ज़रूरी है। तो इसलिए जैसा भी मौसम, बरसात भी 2-4 दिन बाद बता रहे हैं, फिलहाल ठंड बहुत ज़्यादा है और इसके चलते आने जाने में बहुत यातायात प्रभावित हुआ है। गाड़ियाँ, व्हीकल स्लो चलाने पड़ते हैं और दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि दुर्घटना का यहाँ पर जिक्र इसलिए भी किया जा रहा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के कई ऐसे जिले हैं जो कि दरिया के साथ लगते हैं, सतलुज दरिया या भाखड़ा नदी की अगर बात करें तो जिस तरीके से वहाँ के जो जिले हैं वो साथ लगते हैं, तो वहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा सुबह रहता है और दुर्घटनाएं पंजाब में लगातार ही बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से यातायात को लेकर भी सावधानी बरतने के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। यातायात को लेकर भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि हो सके तो सुबह शाम जब घना कोहरा हो तो घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं है। इस तरीके के यातायात को संबंधित जो दिशा निर्देश है इसको लेकर जारी किए गए हैं और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही आप गाड़ियों का इस्तेमाल करें, अगर करें तो बिल्कुल हेडलाइट जलाकर ही बिल्कुल स्लो आप यातायात करें। लेकिन दुर्घटनाएं कहीं ना कहीं घने कोहरे के चलते यहाँ पर बढ़ी है और चिंता का विषय इसलिए भी है जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना का जिस तरीके से नया वेरिएंट आता अब लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना के नए वेरिएंट के चलते कई लोग उसकी चपेट में भी आ चुके हैं। ठीक है, और हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, जिस तरह से ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी रैन बसेरे में कोई व्यवस्था खराब ना हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, तो क्या कुछ व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देना चाहेंगे? किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? मनीषा जी, उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जो ठंड से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। उसका कारण है कि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश से कटकर बना, उसका जो पर्वतीय इलाका है, मसूरी और नैनीताल में जो बर्फबारी होती है, तो बिजनौर उत्तर प्रदेश का जिला है, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, ये अलीगढ़, ये एरिया जो दिल्ली एनसीआर का है, इससे प्रभावित होता है। जब बात हम तराई इलाके की करते हैं तो कहीं न कहीं से नेपाल की पहाड़ियों से जो ठंड आती है, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज, ये इन इलाकों को प्रभावित करता है। वहीं हम विंध्य पहाड़ियों की जब बात करते हैं तो कहीं न कहीं सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर का इलाका ठंड से प्रभावित होता है। बात जब हम चित्रकूट की पहाड़ियों की करते हैं तो बुंदेलखंड का इलाका, जहाँ पे जनसंख्या कम है, जमीन लैंड ज़्यादा है, ठंड से वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कि ठंड से किसी की मौत न हो, अलाव की पर्याप्त व्यवस्था हो और इन बसोरों में उचित कंबल का प्रबंध हो और सोने के लिए गद्दे और तकिए का प्रबंध हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन पहले एक बैठक ली थी और उच्च स्तरीय बैठक करके सभी अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया था कि प्रदेश में कोई भी गरीब ठंड से न मरे। अगर वो यहाँ का नागरिक नहीं भी है, अगर उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है, तो उसको रैन बसेरों में भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, समुचित
उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था सब कुछ मुहैया कराई जाए, ताकि प्रदेश में ठंड से किसी की मौत न हो। और उसी की देन है कि लखनऊ में भी जगह जगह रैन बसेरों को देखा जा सकता है कि वहाँ पे व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। और जो भी गरीब हैं, जिनके पास उचित कंबल की व्यवस्था नहीं है, वस्त्र की व्यवस्था नहीं है, जाड़े के लिए उचित उनके पास चप्पल जूते नहीं है, उनकी व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। जी बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ संजीव शर्मा जो जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। संजीव, जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड का असर जो है वो अभी फिलहाल के लिए वहीं पर देखने को मिल रहा है। जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले भारी बर्फबारी हुई। आपको बता दूं कि पहाड़ी इलाकों में काफी बर्फबारी हुई, जिसके चलते मैदानी इलाकों में काफी ठंड बढ़ चुकी है और धुंध भी दिखाई जा रही है मैदानी इलाकों में। और मैं आपको बता दूं कि कोहरा पड़ रहा है जी, कोहरे की वजह से काफी ठंड हो चुकी है। मैं आपको बता दूं यातायात का चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है जम्मू कश्मीर में। आपको लगातार जो ठंड बढ़ रही है और लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। यातायात का चलना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रात को जो कोहरा पड़ता है और कोहरे की वजह से यातायात भी काफी कम हो रहा है। सुबह लोगों की आवाजाही भी बहुत कम होती है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर धुंध है और धुंध की वजह से काफी ठंड बढ़ रही है। जी मनीषा। ठीक है, और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का। तो राघवेंद्र, जिस तरह से सड़क हादसों में काफी ज्यादा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त एक्सप्रेस वे वगैरह पे, तो इसमें किस तरह की स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है और क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं ताकि सड़क हादसों में कमी आ सके और ठंड का कहर ना देखने को मिले? बेशक मनीषा जी, किसी भी हम परिवहन विभाग की बात करें या जो भी ड्राइव करता है गाड़ी, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, एक ऐसी चुनौती होती है धुंध के वजह से। चूंकि ज़्यादातर जो सड़कें बनी हैं, एक्सप्रेसवे बनते हैं, वो खेत के किनारे होते हैं या खेत के बीचों बीच में होते हैं। ऐसे में धुंध इतने ज़्यादा हो जाती है कि गाड़ियों की जो लाइट होती है वो बहुत पर्याप्त नहीं साबित होती है। ठीक उसी तरह जैसे कोई अचानक महामारी आ जाए और हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सीमित हो जाती हैं, तो उसी तरह धुंध के प्रभाव से कहीं ना कहीं हर ड्राइवर इतने मुश्किल में होता है कि उसे दूर का दिखाई नहीं देता है। स्पीड कम रखने के बावजूद कई बार ऐसा देखा जाता है कि सड़क के किनारे गाड़ियां लेकर लोग उतर जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता कि हम सड़क पे चल रहे हैं या एकदम किनारे आ गए। तो एक ऐसी चुनौती है कि इसीलिए फॉग लाइट की व्यवस्था करने की व्यवस्था निर्देशित किया गया है। इसके अलावा शासन द्वारा यह भी बताया गया कि जो भी ड्राइवर रात में ड्रिंक न करें और धीमे गाड़ी चलाएं ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। फिर भी धुंध एक ऐसी समस्या है कि जाड़े में दिसंबर से लेकर जनवरी तक जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं और ड्राइवर जितना भी सतर्क रहें लेकिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। बिल्कुल। दिल्ली से हमारे साथ गजेंद्र भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। गजेंद्र, दिल्ली में एक तो ठंड का सितम लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में कोरोना महामारी एक बार फिर से लौट चुकी है, तो कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरीके से देखा गया, अगर मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को जो अधिकतम तापमान था वो 23.1 डिग्री था और सोमवार को वो 22 था, यानी 1 डिग्री का बढ़ा जरूर था। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे तो दोबारा से तापमान में गिरावट नजर आई है। जो पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हुई और अब दिल्ली की तरफ ठंडी हवाओं ने रुख किया है, तो दिल्ली में अब सुबह शाम की धुंध देखने को जरूर मिल रही है, जिसकी वजह से जो दिल्ली से सटे भारी इलाके हैं वहां पे धुंध ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन अंदरूनी इलाकों में अभी धुंध कम है। हालांकि सर्दी का अभी भी जो सितम है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि लोग अब गर्म कपड़े पहन के निकलना शुरू कर चुके हैं। धूप में अब लोगों ने बैठना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर फॉग की बात कर ली जाए तो बाहरी इलाकों में जिस तरीके की धुंध है, दिल्ली में एंट्री करते समय आपको वो धुंध मिल सकती है और वहां पे जो धीमी गति से ट्रैफिक आपको चलता हुआ दिखाई देगा, यातायात धीमी गति से चलता हुआ दिखाई देगा। अगर सरकार की बात कर ली जाए तो लगातार जितने भी रैन बसेरे हैं उनको तैयार कर दिया गया है लोगों के लिए, और इन रैन बसेरों में आने वाले जो लोग हैं उनको सही टाइम पे खाने की व्यवस्था दी गई है और अगर जरूरत पड़े तो एक अतिरिक्त कंबल भी देने की बात कही गई है। तो लगातार फिलहाल देखा जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ये व्यवस्था रैन बसेरों के लिए कर दी गई है। फिलहाल अलाव वगैरह की जरूरत अभी इतनी नहीं है, क्योंकि अभी सर्दी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। आज की बात कर ले तो अधिकतम तापमान दिल्ली का 23 डिग्री, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने की संभावना जरूर जताई गई है। रात को दिल्ली में सर्दी जरूर बढ़ जाती है और सुबह के वक्त स्कूल जाते हुए बच्चों को दिक्कत ना हो उसको लेके भी शायद सरकार जल्दी कुछ फैसला ले ले, क्योंकि अब लगातार जो सर्दी है वो बढ़ने लगी। बिल्कुल गजेंद्र, तो ठंडी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।